बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर के अंदर जिसमें हमने लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी आपके सामने रखनी है, इसके साथ व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस कंप्लीटेड, ये बात। इसमें मॉरल रीजंस भी हैं, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और लीगल रीजन भी हैं। लीगल रीजन के अंदर अभी हम अगली जो बात आपके सामने रखने वाले हैं वो ILO का आर्टिकल 16, उसमें से जो बातें सामने आ रही जो एम्प्लॉयज की ड्यूटी बन रही हैं, और उसी की रिकमेंडेशन R164 का आर्टिकल 10 आपके सामने कंप्लीट रखेंगे। यही वो लीगल रीजन है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉयर जो है वो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर है। इसी की नॉन कन्फर्मेंस की सूरत में और नॉन कंप्लायंस की सूरत में वो उसके ऊपर फाइन होते हैं। अगर वो उसको लागू नहीं करता, अपनी जगह के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो उसके ऊपर जुर्माने भी हो सकते हैं और उसको और भी फाइनेंशियल लॉसेस भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फैक्ट्री सील भी हो सकती है, दारा बंद भी हो सकता है। ये बुनियादी रीजन है। चलें जी, अभी आप इनको हम देखते हैं जल्दी से, फिर इसको कंप्लीट करना है और यूँ इसको सम अप करेंगे व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। आज की इस वीडियो में हम लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर आर्टिकल 16 ऑफ C155 जो कि ILO का कन्वेंशन है, उसके अंदर जो तफसीलात मौजूद हैं वो आपके सामने रखेंगे। अगर इन चीज़ों के ऊपर एम्प्लॉयर अमल नहीं करता तो लीगल रीजंस बन सकती हैं, उसके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं, और इन्हीं से बचने के लिए वो इन चीज़ों को करने के ऊपर मजबूर होता है। पहली बात यह है कि एम्प्लॉयर शेल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट so far as is reasonably practical, the workplace, the machinery, the equipment and processes, चार चीजें under their command are safe and without risk to रिस्क नहीं पैदा होना चाहिए। अगर सेफ नहीं होंगी और हेल्थ रिस्क पैदा होंगे तो उनके डैमेजेस फिर एम्प्लॉयर को पड़ेंगे। दूसरी बात कि एम्प्लॉयर shall be required to ensure that so far as is reasonably practicable, the chemical, the physical, the biological substances and agents under their command, under their control, are without risk to health, when appropriate measures of protection are taken. appropriate measures are taken. अगर measures ही नहीं लिए हुए और appropriate भी नहीं है और chemical, physical और biological substances भी हैं, agents भी हैं, तो फिर तो इल हेल्थ का आना यकीनी है, और उस सूरत में फाइन भी हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो, वेयर नेसेसरी एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPEs उसको देने हैं, हेड टू टो PPEs देने हैं, हेलमेट देने हैं, गॉगल्स देने हैं, ग्लव्स देने हैं, एयर मास्क देने हैं, सेफ्टी शूज़ देने हैं। अगर कोई सूट्स किसी जगह के स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे केमिकल सूट्स होते हैं, फायर वालों के अलग होते हैं, फायर फाइटिंग सूट होते हैं, वो भी उसमें कई किस्में होती हैं, या किसी जगह बिजली के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं बिजली के इक्विपमेंट पे काम करने की, तो उस सूरत में अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने होते हैं उनसे, ताकि रीजनेबली प्रैक्टिकल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ ये ना हो रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने एक एक करके बार बार देख लिया, ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। अगर आर्टिकल 16 ऑफ C155 ना हो तो वो एक क्राइम बन सकता है। फिर हम देखते हैं जी इसकी रिकमेंडेशन R164 का आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 ऑफ R164 puts the following obligations on employers. वो क्या हैं जी? Provide workplaces, work equipment, work method which are safe and pose no risk to health. ये भी बड़ा क्लैरिटी के साथ है। अब हर तरह की जैसी भी वर्क प्लेस होगी, जो भी इक्विपमेंट है, जैसी भी वहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है या सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली देख लिया जाएगा। HSE वाले देख लेंगे और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो देख लेंगे। फिर दूसरी चीज़ कि आर्टिकल 10 ये भी बताता है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जो भी एम्प्लॉई जितना भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड मास्टर डिग्री लेकर आ जाए, एक्सपीरियंस लेकर आ जाए, जब वर्क प्लेस पे आएगा तो इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, उसके लिए फ्रेशर ट्रेनिंग्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, ट्रेनिंग चाहिए, प्रोसेसेस चेंज होंगे, चेंज चाहिए, मैनेजमेंट में चेंज आएगा, चेंज
ट्रेनिंग चाहिए। पॉलिसीज बदल जाएंगी, वर्क प्लेसेस बदल जाएंगी, ऑक्यूपेंसीज मॉडिफाई हो जाएंगी और नई मशीनें आ जाएंगी, तो उस सूरत में अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग चाहिए। देन प्रोवाइड सुपरविजन, नेसेसरी सुपरविजन। सुपरवाइजर्स मस्ट होंगे, वो एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे होंगे, सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होंगे, प्रोफेशनली भी चीज़ों को देख रहे होंगे। अगर सुपरवाइजर नहीं होंगे, टेक चार्ज नहीं होंगे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट्स के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ये प्रोवाइड करेगा। देन आगे चल के यही आर्टिकल बताता है कि पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, हेल्थ के भी और सेफ्टी के भी अरेंजमेंट्स adopted to suit the size and nature of the undertaking. The size, कभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट छोटा होता है, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, कभी ब्रिज की सूरत में, कभी सबवे की सूरत में, कभी फ्लाईओवर की सूरत में, कभी रोड की सूरत में, कभी किसी तरह से, कभी बिल्डिंग, मॉल और हॉस्पिटल की सूरत में। तो वो छोटा बड़ा हो सकता है, जैसा होगा वैसे अरेंजमेंट्स होंगे। एंड नेचर, जो उसकी नेचर होगी, कभी वो ऑयल फील्ड की तरफ होगा, कभी वो पावर प्रोडक्शन की तरफ होगा, कभी टेलीकम्युनिकेशन की तरफ होगा, कभी वो किसी सर्विसिंग की इंडस्ट्री के अंदर होगा, जिस भी तरह का होगा, साइज एंड नेचर ऑफ द अंडरटेकिंग, तो उसके मुताबिक उसने हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करने हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें थी। अभी आगे तफसील में हम आपको बताएंगे और उसके नॉन कॉम्प्लाइंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके सामने रखेंगे। इस तरीके से फिर जाके हमारा वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस की जो तीनों रीजंस थी, मॉरल, फाइनेंशियल और लीगल, ये कंप्लीट होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। लीगल रीजंस के ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी लीगल रीजंस होती हैं कि जिनकी वजह से एक एम्प्लॉयर वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर होता है, और वो कौन से रूल रेगुलेशंस हैं जो उसको इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार करते हैं। और वो उसके लिए सबसे बुनियादी कवानीन जो हैं हमारे सामने आते हैं, वो वाज़े तौर पर ILO का कन्वेंशन C155 है, और उसके अलावा उसी की रिकमेंडेशन R164 है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर कंट्री के अंदर, हर मुल्क के अंदर और इवन के उसकी स्टेट्स के अंदर भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इम्प्लीमेंटेड हैं और उन्हीं को फॉलो किया जा रहा होता है। वही जो अथॉरिटीज होती हैं वो किसी जगह पे एक हों या एक से ज्यादा हों, और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। कहीं फायर एंड सेफ्टी वाले भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं सिविल डिफेंस वाले इन चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस काम के लिए सामने आती है। उन्हीं की वजह से एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को भी सेव करना है, प्लांट और इक्विपमेंट को भी सेव करना है, उसको ट्रेनिंग भी देनी है, उसको सुपरविजन भी देनी है, उसको PPEs भी देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, और दीगर और भी जितने भी काम हैं वो भी सारे वर्क प्लेस के ऊपर करने हैं। पॉलिसी बनवानी है, उसको रिव्यू करना है, परमिट टू वर्क के मुताबिक चलना है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करवा के चलने हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना है, अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, और उसके अलावा इंस्पेक्शंस करवानी है, ऑडिट्स करवाने हैं, और जितने भी ये चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स की इंस्पेक्शंस हैं, वो भी सब कंडक्ट होगी। तो ये सारे काम जो हैं वो इतनी आसानी से करवाने के लिए एम्प्लॉयर तैयार नहीं हो जाता। ठीक है जी, उसको वो मजबूरियां आड़े आती हैं जो कि उसके लिए वजह बनती हैं, जिनके अभी हम आपके सामने जिक्र करेंगे। तो फेलियर टू अचीव दीज लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड कैन लीड टू द इन्फोर्समेंट एक्शन। इन्फोर्समेंट एक्शन होंगे बाय द अथॉरिटी और प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट। या तो अथॉरिटीज आएंगी, वो डिफरेंट नोटिस देंगी, इंप्रूवमेंट्स के नोटिस देंगी, डेवलपमेंट के नोटिस देंगी, और प्रोविजन के नोटिस देंगी, और फिर फाइन भी करेंगी। और अगर इससे भी काम आगे जाएगा और वो इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा एम्प्लॉयर, तो वो फिर उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी हो, और लीगली कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होके उसको या तो वो काम करने के ऊपर एग्री होगा कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने वर्क प्लेस के ऊपर इंप्लीमेंट करवाता हूं और लीगल स्टैंडर्ड्स जितने हैं उनको मैं फॉलो करूंगा, या फिर वो अपना बिजनेस बंद कर देगा। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं ये अभी हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन होती है उसके नतीजे में होता क्या है, फाइन्स होते हैं, पेमेंट्स देना पड़ती हैं, पैसे जाते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, उसमें भी पेमेंट होती है, सिविल सूट्स उसके अगेंस्ट फाइल हो सकते हैं और होते हैं, एम्प्लॉयज कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर इंश्योरेंस इश्यूज भी आते हैं। बार बार जब
डैमेजेस आते हैं तो इंश्योरेंस जिस हद तक जानी होती है वहीं तक जाती है, और अगर ज्यादा होगा तो फिर लॉसेस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ेंगे, यहाँ तक कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एक इंडिविजुअल को भी फेस हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी फेस हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज भी जो है वो इनके सामने आ सकते हैं। इवन सीईओ, डायरेक्टर्स, जिसका जो फॉल्ट होगा वो अकॉर्डिंगली पेनलाइज होगा। तो इसके अंदर हम जब इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो मोस्ट कंट्रीज हैव देयर ओन लॉज रिगार्डिंग एचएससी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है जी, देयर इज नो हार्मोनाइज्ड लॉ, देयर इज नो हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड, देयर इज नो हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल बॉडी कि जो किसी को इन लॉज, रूल, रेगुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करने पे मजबूर कर दे। ये गवर्नमेंट्स के लॉज और होते हैं, ये गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, कंट्री वाइज होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी इनको देखा जा रहा होता है कि एक कंट्री जो इतने लोग उसके मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां वर्क प्लेसेस की वजह से लग रही हैं, तो उनको भी स्टेट को देखना होता है, बिकॉज स्टेट की जिम्मेदारी है शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़